नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 28 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के मैथमेटिक्स यानी कि गणित पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, यदि आपके पास 3 सिक्के 1 रुपए के हैं, ठीक है, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं। 2 सिक्के 2 रुपए के हैं, 2 रुपए के 2 सिक्के हो गए, और एक सिक्का 10 रुपए का है, 10 रुपए का एक सिक्का हो गया। तो आप मुझे 14 रुपए कितने तरीकों से दे सकते हैं? अब देखिए 14 रुपए कितने तरीकों से दिया जा सकता है। तो ये पहला तरीका ये हो सकता है कि 10 का एक सिक्का दे दिया जाए, उसके साथ जो 2 के 2 सिक्के हैं, 2-2 रुपए के 2 सिक्के मैंने दे दिया, तो यहाँ पर 14 रुपए हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये तरीका हो सकता है कि 10 का एक सिक्का दे दूं और उसके बाद से 2 रुपए का एक सिक्का दे दूं और एक एक के 2 सिक्के दे दूं, तो भी आपका 14 रुपया हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं होगा। यही 2 तरीके हैं जिसके माध्यम से 14 रुपये दिए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक मोबाइल फोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा? देखिए, मोबाइल के कीपैड पर 1 से 9 तक की संख्या लिखी रहती हैं और 0 लिखा रहता है। तो जब सभी संख्याओं का आप गुणा कर देंगे तो किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो परिणाम हमेशा 0 ही आता है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 0 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बगीचे में कंगारुओं के 48 पद चिन्ह हैं, खरगोश के टोटल 12 पद चिन्ह हैं और बत्तख के 40 पद चिन्ह हैं। बगीचे में क्रमशः कंगारू, खरगोश और बत्तख कितने हैं? तो देखिए यहाँ पर 48 पद चिन्ह यानी फुटप्रिंट किसके हैं? कंगारू के। एक कंगारू के 4 पैर होते हैं, यानी कि इसे मैं भाग देता हूँ तो टोटल कंगारुओं की संख्या क्या आ जाएगी? 12 हो जाएगा। खरगोश की अगर बात करें तो टोटल 12 फुटप्रिंट है और एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो इसे भाग देंगे तो 3 खरगोश की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से देखिए बत्तख की बात करें तो 40 यहाँ पर पद चिन्ह दिए गए हैं, एक बत्तख के 2 पैर होते हैं, यानी कि टोटल बत्तखों की संख्या 20 हो जाएगी, यानी कि 12 3 20। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक आयताकार खेत की लंबाई 4 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इस खेत के एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा सा वर्ग काट कर निकाल दिया जाता है। वर्ग काटने से पहले आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई और वर्ग काटने के बाद आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई का अनुपात क्या होगा? सीमा की लंबाई कहने का मतलब यहाँ पर परिमाप से है, मतलब कि वर्ग काटने से पहले परिमाप और वर्ग काटने के बाद परिमाप का अनुपात आपको निकालना है। थोड़ा सा आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर समझ लीजिए ताकि चित्रों को देख करके आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर एक आयताकार खेत है, आयताकार यहाँ पर एक खेत है जिसकी लंबाई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दी गई है। इसके किसी भी एक कोने पर मान लीजिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग है जिसे काट करके निकाल लिया जाता है। जो पार्ट रंगा हुआ है उसे काट करके निकाला जाता है। तो कुछ इस प्रकार से अब आपका खेत बचेगा। देखिए खेत इस प्रकार से बचेगा यहाँ तक, ठीक है। तो इस प्रकार से खेत अब आयताकार खेत हो जाएगा जिसकी लंबाई ये 4 सेंटीमीटर है। चूंकि इसका लंबाई जो वर्गाकार था ये 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा था, वर्ग था इसलिए, ठीक है। तो ये अब इसकी ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? ये वाली 3 हो जाएगी और ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? ये वाली 2 हो जाएगी और ये वाली चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर? तो पूछा जा रहा है कि ये वर्ग काटने से पहले जो आयताकार खेत का परिमाप था वो कितना था? तो आप निकाल सकते हैं कि आयताकार खेत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 गुणे लंबाई कितना है? 4 प्लस चौड़ाई कितना है? 3, यानी कि 4 3 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखिए ये वर्गाकार काटने के बाद से अब परिमाप क्या हो जाएगा? देखिए परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। किसी भी आकृति में जो जितनी भी भुजाएं रहेंगी, 4 नहीं बल्कि कितनी भी भुजाएं रहेंगी सबको जोड़ दीजिए, वहीं उसका परिमाप होगा। तो देखिए ये 4 हो गया, उसके बाद से देखिए ये 2, 4 2 6 हो गया, उसके बाद से देखिए ये 1 6 1 7 हो गया, ये 1 8 हो गया, उसके बाद से 3 8 3 11 हो गया और उसके बाद से ये 3 11 3 14 हो गया। तो ये वर्गाकार काटने से पहले भी उसका परिमाप 14 था और वर्गाकार काटने के बाद भी उसका परिमाप 14 आ रहा है। दोनों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, दोनों का आप अनुपात निकालेंगे तो 1:1 आएगा, यानी 1:1 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शान 2 लीटर दूध को 3 बोतल में इस प्रकार डालना चाहता है कि पहली बोतल में आधा दूध, दूसरी बोतल में बाकी दूध का 3/4
और तीसरी बोतल में बचे हुए दूध का 1/5 मात्रा हो। तीनों बोतल भरने के बाद शान के पास कुल कितनी मात्रा में दूध बचेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, उसके पास टोटल दूध कितना था, 2 लीटर था। 2 लीटर में से पहले बोतल में वो आधा दूध डाल दे रहा है। 2 लीटर का आधा कितना हो जाएगा, 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर वो पहले बोतल में डाल दिया। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जितना उसके पास शेष दूध बचा, 2 लीटर टोटल दूध था, 1 लीटर पहले बोतल में डाल दिया, तो अब कितना बचा, 1 ही लीटर टोटल दूध बचा। तो कह रहा है कि दूसरी बोतल में बाकी दूध यानी जो शेष दूध बचा है जो कि 1 लीटर है, उसका 3/4 भाग डाल देता है। तो प्लस 3/4 ये डाल दिया दूसरे बोतल में। ठीक है, और प्लस तीसरे बोतल में क्या बोला जा रहा है कि जो तीसरी बोतल में बचे हुए दूध का, यानी कि अभी इसके पास दूसरे बोतल में डालने से पहले 1 लीटर दूध बचा था, उसमें से 3 पाव उसने डाल दिया है। अब उसके पास कितना बचा, 1 पाव बचा। 1 पाव का मतलब यहाँ पर सीधे शब्दों में आप समझिए 1/4 पार्ट उसके पास बचा है। टोटल 1 लीटर को अगर हम 1 पार्ट माने तो उसमें से 1 पाव 1/4 को डिनोट करेगा, और उसमें से 1/5 मात्रा जो 1/4 बचा है उसमें से 1/5 मात्रा वो तीसरे बोतल में डाल रहा है। तो तीनों बोतल को मिला करके कितना डाल दिया है ये आप निकाल लिए, और अब टोटल दूध में से इसको घटा देंगे तो कितना दूध उसके पास शेष बचा है ये मात्रा आपको निकल करके आ जाएगा। तो तीनों को पहले जोड़िए, ये देखिए ये हो जाएगा 1 + 3/4 और प्लस ये देखिए 1/20 हो जाएगा। सबका एलसीएम 20 हो जाएगा। उसके बाद से ये देखिए 20 + 5 × 15 प्लस ये आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 15 × 1 = 16 और 20 36/20 हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 × 9 = 36 और 4 × 5 = 20, यानी टोटल स्टार्टिंग में उसके पास दूध कितना था, 2 लीटर था, और तीनों बोतल को मिला करके उसने दूध कितना डाल दिया, तो 9/5 लीटर उसने डाल दिया। अब इसको केवल सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए एलसीएम आप यहाँ से 5 लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। 1/5 लीटर दूध उसके पास शेष बचा है। अब यहाँ पर देखिए 1/5 लीटर यहाँ पर आपको नहीं दिया गया, मिलीलीटर में दिया गया है। तो 1 लीटर में 1000 लीटर होता है, तो सिंपली आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 से 1000 को काटेंगे तो 200 ml आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 200 ml इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वरुण के पास 10 रुपए का एक नोट है। 6 रुपए का वह एक पेन खरीदता है। दुकानदार उसे 1 रुपए और 2 रुपए के कुछ सिक्के लौटाता है। उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए होंगे। देखिए 10 रुपए का जब उसने नोट दिया, 6 रुपए का पेन खरीदा, तो उसको 4 रुपए लौटाने हैं। दुकानदार उसे 4 रुपए लौटाएगा। अब 4 रुपए वो कैसे लौटा सकता है। देखिए 1 रुपए का भी सिक्का होना चाहिए और 2 रुपए का भी सिक्का होना चाहिए। तो एक कम से कम तो एक सिक्का होगा ही होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए 2 रुपए का एक सिक्का हो गया तो 2 रुपए हो गए। अब 2 रुपए और लौटाने हैं, तो उसके लिए 1-1 रुपए के वो 2 सिक्के लौटा सकता है। यानी टोटल कितने सिक्के हो गए, 1 सिक्का 2 का और 2 सिक्के 1-1 के, यानी टोटल 3 सिक्के होंगे। ऑप्शन नंबर 3 देखिए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 दिया गया है। 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो 6 क्रमागत संख्या कौन कौन सी हो सकती है। पहला हो सकता है x-3, दूसरा हो सकता है x-2, तीसरा हो सकता है x-1, चौथा हो सकता है x, पांचवा हो सकता है x+1 और छठवां हो सकता है x+2। सभी संख्याओं का योग कितना दिया गया, 45 दिया गया है। सबको जोड़िए, देखिए x कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6x हो जाएगा। उसके बाद से देखिए -2 से +2 कट जाएगा, -1 से 1 कट जाएगा, बचेगा केवल -3, बराबर कितना आया, 45 आ गया। अब देखिए 6x ये है, ये -3 इधर आकर के जुड़ जाएगा यानी 48 हो जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए आप 6 से भाग दे देंगे 48 में, तो आपका मान x का मान 8 आ जाएगा। ठीक है, पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x-3 है पहली क्रमागत संख्या। क्यों हम लोग निकालना है, क्योंकि पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग हमें निकालना है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 8 - 3 करेंगे यानी 5 आएगा, और उसका वर्ग निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 - 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और उसका वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x-1 यानी 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और उसका वर्ग करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब तीनों संख्याओं को जोड़िए, 5 6 11, 11 9 20 का 0 हाथ में 2, 2 2 4 3 7 और 4 11। दिए गए विकल्प में देखिए 110, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया था, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। पहला देखिए दिया गया है, एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी जो संख्या 1 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, आपसे बोला जा रहा है। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो कि केवल एक और स्वयं से ही पूरी तरीके से विभाजित होते हैं, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं। लेकिन अगर बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, तो वो 2 से शुरू होता है और इसके ऊपर ही अभाज्य संख्या होते हैं। 2 से नीचे कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो पहला जो विकल्प दिया गया कि एक अभाज्य संख्या नहीं, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए कहा जा रहा है कि
एक भाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य संख्या का परिभाषा ये होता है कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से पूरी तरीके से कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए एक जो संख्या है वो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं जाता है, इसलिए ये एक तरीके से भाज्य संख्या भी नहीं होगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट 2 है वो भी आपका सही हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 दोनों ए और बी सत्य हैं, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था 3/20 का 2/3 क्या होगा। 3/20 का मतलब यहाँ पर देखिए अगर केवल 1/20 कहा गया रहता तो 1/20 होता। 3/20 का मतलब 3/20 हो जाएगा। का मतलब यहाँ पर गुणा है तो गुणा मैंने लगा दिया। 2/3, 2/3 मतलब कि 2/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो अब आपका मान क्या आ जाएगा, 2/20 आ जाएगा। 2/20 का मान यहाँ पर 2/20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए 2/20 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था गीता 100 मीटर की तार से एक जमीन पर बाड़ लगाना चाहती है। बाड़ का मतलब यहाँ पर सीधे तौर पर तार से घेरना चाहती है, ठीक है। उसे किस आकृति की भूमि पर बाड़ लगाना चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो। देखिए यहाँ पर जो ये 100 मीटर दिया गया है वो परिमाप दिया गया है। अब परिमाप फिक्स हो गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शेप इस परिमाप वाले तार से लगाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल को घेरा जा सके। तो इस कंडीशन में वृत्ताकार जो शेप होता है उस पे उसका जो क्षेत्रफल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जब आपका पेरीमीटर फिक्स कर दिया गया तो वृत्ताकार जो क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। चूंकि यहाँ पर अधिकतम क्षेत्रफल की ही बात की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 4 वृत्ताकार इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था शिक्षिका ने स्वरा को 2 आकृतियां दी, एक समचतुर्भुज और एक पतंग की आकृति। उसने उस आकृति का नाम बताने को कहा जिसमें सबसे अधिक रैखिक सममिति यानी कि सिमेट्री हो। तो उसने क्या जवाब दिया आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा सिमेट्री होगी वहीं आपका उत्तर होगा। स्क्रीन पर आप समचतुर्भुज का इमेज देख पा रहे होंगे, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सिमेट्री पूछा गया था, रैखिक सिमेट्री। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको यहाँ से इस प्रकार से हम लोग एक लाइन खींच दें तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के बिल्कुल बराबर होगा, तो एक प्रकार से ये सिमेट्री हो गई। इसी प्रकार से अब देखिए अगर इसको इस प्रकार से हम लोग एक लाइन खींच दें तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बिल्कुल सिमेट्री होगा, यानी कि 2 प्रकार से यहाँ पर सिमेट्री हो सकता है, संभव है समचतुर्भुज में। दूसरा पतंग शेप के बारे में दिया गया था। पतंग शेप में अगर यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ तो ये वाला जो पार्ट है ये इसके सिमेट्री नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसी प्रकार से मैं इस प्रकार से लाइन खींच देता हूं तो ये वाला जो पार्ट है ये इसके बिल्कुल सिमेट्री होगा। तो इसमें केवल एक प्रकार से सिमेट्री संभव है, सममिति केवल एक प्रकार से संभव है। लेकिन समचतुर्भुज की अगर बात करें तो उसमें 2 प्रकार से संभव था। तो किसमें अधिक हुआ, समचतुर्भुज में अधिक होगा सममिति की संख्या। दिए गए विकल्पों में देखिए ऑप्शन नंबर 2 समचतुर्भुज इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था दिल्ली से एक बस हर आधे घंटे में बस टर्मिनल से निकलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही निकल चुकी है और अगली बस सुबह के 9:25 पर निकलेगी। पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्री को कब दी। तो पहले देखिए यहाँ पर हर आधे घंटे में बस निकल रही है, ठीक है। हर आधे घंटे में बस निकल रही है और अगला जो बस निकलेगा वो कै बजे निकलेगा, वो निकलेगा सुबह के 9:25 पे। सुबह के 9:25 पे अगली बस निकलेगी, यानी इससे आधे घंटे पहले एक बस निकल चुकी होगी। इससे आधे घंटे पहले का समय क्या हो जाएगा, 8:55 का समय इससे आधे घंटे के पहले का समय होगा। यानी कि इससे पीछे वाली जो बस थी वो 8:55 पर निकल चुकी थी, ठीक है। और जब वो क्लर्क उस यात्री को बता रहा था कि 10 मिनट पहले ही अभी बस निकली है, यानी कि इसमें आप 10 मिनट जोड़ देंगे तो आपका समय क्या हो जाएगा, 9:05 पर उसने यात्री को बताया कि 10 मिनट पहले ही बस निकल चुकी है। तो पूछा जा रहा है कि पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्री को कब दी, तो 9:05 पर यह जानकारी यात्री को दी गई थी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 9:05 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था इनमें से कौन से आयत का परिमाप सबसे अधिक हो सकता है। पहला विकल्प देखिए आयत जिसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और इसकी एक भुजा 1 सेंटीमीटर दी गई है। एक भुजा 1 सेंटीमीटर यानी कि इसकी चौड़ाई जो है वो 1 सेंटीमीटर दी गई है और इसका जो एरिया दिया गया है वो 60 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर एरिया होता है, तो लंबाई इसका 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसका परिमाप हम लोग निकालें तो क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई 60 प्लस चौड़ाई 1 है तो यानी 61 गुणे 2 यानी कि 122 इसका परिमाप हो जाएगा। दूसरा विकल्प देखिए आयत जिसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर
वर्ग सेंटीमीटर और एक भुजा 2 सेंटीमीटर है। जब चौड़ाई मान लीजिए इसकी 2 हो गई तो लंबाई कितना हो जाएगी, लंबाई इसका चौड़ाई 2 है तो लंबाई इसका 30 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को गुणा करेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, अब अगर इसका परिमाप निकाला जाए तो इसका परिमाप होगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यानी 30 + 2 32, 32 दूनी 64 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा विकल्प दिया गया है आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर और एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। एक भुजा मान लीजिए बी अगर 6 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगी, लंबाई 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 गुणे 6 करेंगे तो 60 इसका एरिया दिया गया है। ठीक है, अब अगर इसका परिमाप निकालें तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई अगर निकालें तो 2 गुणे लंबाई 6 10 + चौड़ाई 6 यानी कि 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला विकल्प दिया गया है आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर और एक भुजा 12 दी गई है। एक भुजा 12 दी गई है तो ये लंबाई है जो कि 12 दिया गया है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अब इस हिसाब से इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई यानी कि 12 + 5 17 गुणे 2 यानी कि 34 हो जाएगा। तो चारों विकल्पों में आप देखेंगे पहला विकल्प जो था जिसका 122 सेंटीमीटर परिमाप आ रहा था वहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, डॉक्टर ने अमन को रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है। यदि एक गिलास की क्षमता 300 ml है तो वह एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पीता है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक दिन में वो 14 गिलास पानी पी रहा था और एक गिलास में 0.3 लीटर, ये चूंकि मिलीलीटर में था तो मैंने 1000 से भाग दे दिया तो ये 0.3 हो गया और अब ये लीटर में हो गया। तो एक गिलास में 0.3 लीटर आ रहा है, 14 गिलास पी रहा है यानी कि 14 × 42 4.2 लीटर एक दिन में वो पानी पी जा रहा है। अब चूंकि सप्ताह भर में पूछा गया था तो एक दिन में इतना पी रहा है तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी सिंपली आपको 4.2 में 7 से गुणा कर देना है। तो देखिए 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 7 चौक 28 और 1 29 यानी कि 29.4 लीटर वो पूरे सप्ताह में पानी पिएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 29.4 लीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था ONE के बीच वाले अक्षर द्वारा बनने वाले कोण की पहचान कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए ONE जो 1 है इसमें बीच वाला अक्षर क्या है, N है। तो N के द्वारा जो कोण बन रहा है यानी कि यहाँ पर ये कोण बन रहा है, यहाँ पर ये कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये न्यून कोण होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि वह कोण जो कि 90 अंश से कम होता है वो न्यून कोण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है। यानी कि समस्या समाधान में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले किसी समस्या को समाधान करने के लिए आप पहले समस्या को समझते हैं यानी प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके बाद से योजना बनाते हैं कि किस क्रियाविधि से या फिर किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद से उस योजना जो आपने बनाया है उसका क्रियान्वयन किया जाता है यानी कि उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और एग्जीक्यूशन के बाद से फिर से जांच किया जाता है कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो एक्चुअली सॉल्व हुआ या फिर नहीं। तो ये सारे स्टेप्स देखिए, पहला समस्या को समझना और योजना तैयार करना, यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद पुनः जांचना, ये पुनः जांचना जो है वो अंत में आएगा, ठीक है, पहले क्रियान्वयन होगा, इस वजह से ये गलत हो गया। दूसरा देखिए समस्या को समझना, योजना तैयार करना, योजना को क्रियान्वित करना और पुनः जांचना, ये आपका बिल्कुल क्रम में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तीसरा देखिए योजना तैयार करना, समस्या को समझना, आप पहले समस्या समझेंगे तब योजना को तैयार करेंगे, तो ये उल्टा क्रम दिया गया है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तो दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है, जो निगेटिव होगा वहीं आपका उत्तर होगा। पहला दिया गया अमूर्त प्रकृति, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? जैसे गणित में जो शब्दों वाले भाषा वाले प्रश्न होते हैं उसमें आपको इमेजिन करना पड़ता है, वो मूर्त अवस्था में नहीं होती है, तो ये अमूर्त प्रकृति इसका सही जवाब है। तो चूंकि ये पॉजिटिव था इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जो नहीं होगा इसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, वहीं आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए श्रेणीबद्ध प्रकृति, श्रेणीबद्ध को हायरार्की कहते हैं, यानी कि जो प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले उनको हायरार्किकल अरेंजमेंट करने के बाद ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, तो ये भी आपका होता है, चूंकि होता है इसलिए आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव वाला पूछा गया था। तर्क संगत प्रकृति, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप गणित में एक तरीके से रीजनिंग से ये पार्ट से जुड़ा हुआ है, मतलब आप तर्क करते हैं किसी भी संक्रिया के संदर्भ में, तो ये भी आपका होगा, इस वजह से उत्तर नहीं है। बात करें ऑप्शन नंबर 4 की मूर्त प्रकृति, तो ये आपका प्रॉपर्टी नहीं होता है, चूंकि नहीं होता है इस वजह से आपका उत्तर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद से शिक्षक ने निम्न प्रश्न को हल करने के लिए दिया।
शिक्षक ने बच्चों से कहा, मान लीजिए 2 अंक हैं 3 और 5। इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्याएं बनाइए। क्या आपका उत्तर अनन्य है? अनन्य का मतलब यूनिक होता है। उपयुक्त संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला यहाँ पर विकल्प दिया गया है, यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। ये आपका विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 और 5 को समान उपयोग करना है, समान बार उपयोग करना है, यानी कि 2 बार 3 का उपयोग करना है और 2 बार 5 का उपयोग करना है और 4 अंकों की संख्या बनाना है। तो इससे कई संख्याएं बन सकती हैं 4 अंकों की। इस वजह से ये खुले सिरे वाले प्रश्न होंगे, क्योंकि इससे सभी बच्चों का उत्तर अलग अलग आएगा। ठीक है, कोई हो सकता है पहले 5 लिखेगा, फिर 3 लिखेगा, फिर 5 लिखेगा, फिर 3 लिखेगा, या फिर कोई ऐसे भी कर सकता है पहले 3 लिखा, फिर डबल 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 5 लिखा, या फिर कोई ऐसे भी कर सकता है कि पहले 5 लिखेगा, उसके बाद फिर 5 लिख देगा, फिर 3 लिखेगा, फिर 3 लिखेगा। तो ये सबका अलग अलग उत्तर आएगा। तो इस वजह से ये खुले सिरे वाला प्रश्न है। ये बच्चों के उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके अलावा जब सबका उत्तर अलग अलग आ जाएगा तो छात्र आपस में एक दूसरे से विश्लेषण कर सकते हैं और आलोचना कर सकते हैं कि आखिर सबका उत्तर अलग क्यों आ रहा है। तो ये उनको एक अवसर प्रदान करेगा आपस में इंटरेक्शन करने के संदर्भ में। तो पहला विकल्प ही सबसे पॉजिटिव है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका सुश्री सोनाली ने अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए। पहला उसके द्वारा ये क्रियाकलाप दिया गया कि भिन्न आकार यानी अलग अलग आकार और अलग अलग रंगों वाली सीपियों, कंकड़ पत्थर, टोकन को वर्गीकृत करके अलग अलग करना। ठीक है, दूसरा उनके द्वारा क्रियाकलाप दिया गया कि भिन्न छड़ियों यानी अलग अलग लंबाई के अनुसार उनके एक बंडल में व्यवस्थित करने के लिए बोला। अगला उनके द्वारा क्रियाकलाप यह दिया गया कि लड़कियों, पंखों, पत्तियों को अपने आसपास के परिवेश से एकत्रित करना और उनको समूह में बांटना, लकड़ियों को। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोतियों को धागे में पिरोकर गणना करने के लिए माला बनाना। तो ये सभी क्रियाकलाप किस लिए कराए गए हैं आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर विकल्पों पर अगर आप ध्यान देंगे तो पहला विकल्प दिया गया है, प्राथमिक कक्षाओं में फुर्सत मौज मस्ती के लिए किए जाते हैं। ये क्रियाकलाप मौज मस्ती से जुड़े हुए नहीं है, आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि क्रियाकलाप बच्चों में अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, ना कि मौज मस्ती करने के लिए। तो ये गलत था। दूसरा देखिए, समय नष्ट करते हैं, क्योंकि शिक्षक को पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्नों को हल करने पर बल देना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि आप बच्चों को उनके दैनिक जीवन में मतलब उनके परिवेश से जोड़ करके उनको ज्ञान देना है, ना कि किताब तक सीमित रखना है। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, केवल पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए कक्षा में किए जाते हैं और कक्षा 1 के लिए असंगत है। देखिए, केवल शब्द जहां भी आ गया वो हमेशा विकल्प निगेटिव होता है, कभी आपका उत्तर होगा ही नहीं। चौथा विकल्प देखिए, अंक गणित में महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे कि संख्या गणना का परिचय करने के लिए बच्चों की तत्परता के आकलन में सहायक है। तो ये सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं बच्चों के चिंतन के गणितीयकरण का सूचक है। पहला दिया गया है, गणितीय संप्रेषण केवल सूत्र के द्वारा करना चाहिए। देखिए, सूत्र तो वैसे ही निगेटिव है, क्योंकि सूत्रों का प्रयोग आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सूत्रों का प्रयोग अगर अधिगम के दौरान किया जा रहा है तो ये उससे बच्चे में संकल्पनात्मक कौशल का विकास नहीं होगा। तो सूत्र अपने आप में निगेटिव है और उसके अलावा केवल शब्द आया तो ये तो विकल्प को बिल्कुल ही निगेटिव कर देता है, आपका उत्तर कभी होगा ही नहीं। दूसरा देखिए, प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रियाविधि का उपयोग और उत्तरों की जांच उत्तर की कुंजी से करना, ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। कैसे? देखिए, मानक क्रियाविधि कहने का मतलब कि एक स्टैंडर्ड वे में जिस प्रकार से टीचर ने प्रश्न को सॉल्व कराया उसी के माध्यम से बच्चे भी करें, ये जरूरी नहीं है। इस प्रकार से आप बच्चे की मौलिकता और उसकी सृजनात्मकता को दबा रहे हैं। 50 विधियों के माध्यम से गणित के प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है, उससे भी ज़्यादा। बच्चा अगर कोई नई विधि से कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित करना चाहिए। और यहाँ पर मानक विधि कह करके एक तरीके से बच्चे की मौलिकता और उसकी सृजनात्मकता को हतोत्साहित करने का काम कर रहा है ये विकल्प, इस वजह से निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, शिक्षक द्वारा दिए गए सुनिश्चित निर्देशों के अनुसार योग पर क्रियाकलाप कराना। यहाँ पर शिक्षक द्वारा सुनिश्चित यानी कि पहले से निर्धारित है कि इसी निर्देश पर अनुसार योग पर क्रियाकलाप किया जाएगा। देखिए, आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें शिक्षक सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से
सहायक के तौर पर काम कर रहा है। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा, तो यहाँ पर पहले से निर्देश तय नहीं किए जा सकते हैं। हाँ, क्रियाविधि में टीचर का निर्देश इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन वहाँ पर पहले से ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि आप इसी प्रकार से चीज़ों को हैंडल करेंगे, आगे भी इसी प्रकार से चीज़ों को कर रहे होंगे। बाल केंद्रित शिक्षा में ये जरूरी है कि उस परिस्थिति के दौरान किस प्रकार से बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण किया जाए, तो ये पहले से निश्चित नहीं किया जा सकता, इस वजह से निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, आसपास की भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों और शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। यहाँ पर देखिए कितना पॉजिटिव सेंस आ रहा है। विचार विमर्श करना यानी कि लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत आ गया, यानी रचनावाद की तरफ ये विकल्प इशारा कर रहा है। इसके अलावा आप देखिए, आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार, आसपास के वस्तु जो होंगे वो उसके परिवेश का हिस्सा होगा, यानी कि परिवेश से भी जोड़ा गया है। तो ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज़्यादा ऊंचा और तकुआकार हो गया है। इसका अर्थ क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छांट की गई हैं, जिससे कि नए विषयों का समावेश किया जा सके जो कि उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणित के अध्ययन में सामान्यतः अवधारणा मानचित्रों यानी कि कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग किया जाता है। अवधारणा मानचित्रों के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैप को समझिए। मान लीजिए एक परिस्थिति में आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा, मान लीजिए गुणनखंड आपने सीख लिया। अब गुणनखंड का उपयोग आप विभिन्न परिस्थितियों में जब आगे प्रश्न आएंगे तो उसका उपयोग आप करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट मैपिंग हो गया। यानी कि एक अवधारणा जो आपने सीख लिया है, किसी अन्य परिस्थिति के सवाल में समस्या समाधान के दौरान उस अवधारणा का यूज करना ही कॉन्सेप्ट मैप कहलाता है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें इसके बारे में कौन सा सही है। तो पहला देखिए, यह एक जटिल जाल तंत्र है जो कि अवधारणाओं के सभी उप अवधारणाओं के बीच संबंध को चित्रित करता है। तो ये पहला विकल्प पॉजिटिव था। दूसरा देखिए, एक अवधारणा की सभी उपधारणाओं के लिए यह एक रैखिक व्यवस्था है। ये एक रैखिक नहीं होता है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, बल्कि ये जाल तंत्र होता है। ठीक है। तीसरा देखिए, इसका उपयोग नैदानिक उपकरणों के रूप में छात्रों को अधिगम में आने वाली कठिनाई को पहचानने में किया जा सकता है। अब नैदानिक उपकरण यहाँ पर जिस प्रकार से आप लोग जानते होंगे कि निदानात्मक शिक्षण किया जाता है, जिसमें बच्चों की समस्याओं का पता लगाया जाता है, तो वहीं तो कह रहा है कि कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जा सकता है। यानी कि एक कॉन्सेप्ट मान लीजिए बच्चा सीख गया है, जब आगे किसी परिस्थिति में उसका उपयोग आएगा तो टीचर जब वो जानेगा कि इस प्रश्न को हल कर पा रहा है या नहीं, अगर नहीं कर पाएगा तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला कॉन्सेप्ट यानी गुणनखंड की बेसिक भी इसको नहीं आती है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे की कठिनाई को समझने में टीचर की हेल्प कर रहा है। इस वजह से ये भी आपका पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। चौथा देखिए, यह गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारियाँ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में अध्यापक की सहायता करता है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि कॉन्सेप्ट मैप के माध्यम से टीचर को ये समझने में सहायता मिलती है कि गणित की नई प्रकृति के बारे में, कहने का मतलब कि जो नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उसके बारे में बच्चा समझ पा रहा है या नहीं, तो ये उसके समझ को समझने के लिए टीचर की हेल्प करता है। तो ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। यानी कि ए, सी और डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब दिए गए विकल्पों में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 ए, सी, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म का सही मिलान प्रदर्शित करता है। पहला दिया गया है रचनात्मक आकलन। तो किसी कॉन्सेप्ट के समाप्त होने के बाद से ये आकलन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ज्ञात करता है कि एक समयावधि में बच्चे की विभिन्न विषयों और व्यक्तित्व के अन्य आयामों में क्या समझ बनी है, क्या बदलाव आया है और क्या प्रगति हुई है। ठीक है। दूसरा अगर बात करें देखिए बी की, तो यहाँ पर शिक्षक केंद्रित कक्षा जो होगी इसमें शिक्षक केंद्र में होगा, यानी कि बच्चों को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। बच्चे तथ्यों को स्मरण करते हैं और वे लिखित परीक्षा के द्वारा आंके जाते हैं। तो ये पहला हो जाएगा। तीसरा देखिए, छात्र केंद्रित कक्षा। तो छात्र केंद्रित कक्षा में बच्चे निजी और एकांकी समूहों दोनों तरह से काम करते हैं और इन क्रियाकलापों को करते हुए वे आंके जाते हैं। सामूहिक आकलन की बात की जाए तो तीसरा हो जाएगा, सामाजिक कौशलों और सहयोगी अधिगम प्रक्रियाओं को आंकने में सहायक होता है। तो यहाँ पर बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारा क्या विकल्प बन रहा है, ये 1, 2, 3 नहीं बल्कि ABCD है। ठीक है। तो ए का क्या बना, 4 हो गया, बी का क्या बना, 1 हो गया, सी का क्या बना, तो सी का 2 हो गया और डी का क्या बना, तो डी का देखिए 3 हो गया। तो 4, 1, 2, 3 आपका उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर
एक में ही दिया गया है। 4, 1, 2, 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है? जो नेगेटिव होगा वहीं आपका उत्तर होगा। ठीक है, चौथा देखिए, अवधारणा मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग करना, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। आपका इस वजह से उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव वाला आपको उत्तर देना है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट मैप के माध्यम से बच्चों के का आकलन किया जा सकता है कि आखिर वो एक परिस्थिति में जो सीख चुके हैं उसका दूसरी परिस्थितियों में यूज कर पा रहे हैं भी या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चूंकि पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, आकलन के लिए आईसीटी पर आधारित उपकरणों का उपयोग करना। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी स्मार्ट क्लासेज में जो कंप्यूटर है या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके उनका एक तरीके से उपकरणों का यूज करना उनका आकलन करने के संदर्भ में। यानी कि आज देख रहे होंगे कि आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं वो ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आईसीटी का उपयोग है, तो इसका भी उपयोग किया जाना चाहिए। ये पॉजिटिव में था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, बच्चों के अधिगम के स्तरों के अनुसार एक व्यक्तिपरक परीक्षा, ये भी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? देखिए, बच्चों के अधिगम स्तर के अनुसार, यानी कक्षा 1 का बालक है तो आप उसका 12वें स्तर का परीक्षा नहीं लेंगे, उसके अधिगम स्तर के अनुसार ही। और व्यक्तिपरक कहने का मतलब कि देखिए, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग है। हो सकता है कोई शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा हो सकता है कोई श्रवण बाधित हो सकता है कोई दृष्टि बाधित हो। सबके लिए एक मानक परीक्षा नहीं हो सकती, बल्कि व्यक्तिपरक परीक्षा होनी चाहिए, अलग अलग सबके लिए। एक तरीके से उनका आकलन ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव में था, आपका उत्तर होगा। एक तरीके से पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1, एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित हो। देखिए, रटना, स्मरण करना जैसे शब्द जो होते हैं वो हमेशा निगेटिव सेंस देते हैं, इस वजह से यहीं आपका निगेटिव है और यहीं आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विविध मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है, जिसमें सम्मिलित है पहला डिंस ब्लॉक, दूसरा माचिस की तिलियां, तीसरा बनावटी प्रचलित नोट और चौथा एक गिनतारा अबेकस। तो ये पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा मूर्त सामग्रियों का उपयुक्त वर्गीकरण निरूपित करता है? डेंस ब्लॉक आप लोग जानते होंगे, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, इस प्रकार से वर्गाकार ब्लॉक्स होते हैं जिनको जोड़ करके एक आकृति बनाई जाती है। ठीक है, तो ये डेंस ब्लॉक हो गया। तो ये देखिए, माचिस की तिलियों को भी बंडल में यानी कि गट्ठर किया गया है, और डेंस ब्लॉक भी एक तरीके से ग्रुप्स में होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक्स को ग्रुप में रखा जाता है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं समानुपाती हैं, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स में ही एक तरीके से ग्रुप में आ रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 2, ए और बी समानुपाती सामग्री है, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? यानी पूर्व ज्ञान जानना टीचर के लिए क्यों आवश्यक है, आपसे पूछा जा रहा है। पहला ये दिया गया, यह गणितीय तथ्यों को स्मरण करने में सहायता करता है। रटना, स्मरण करना हमेशा नेगेटिव होगा, आपका उत्तर कभी भी नहीं होगा। दूसरा देखिए, गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत है, इस वजह से पूर्व ज्ञान की बात की जानी चाहिए, ये गलत है। क्यों? देखिए, अन्य विषयों के साथ जोड़ करके इसको बताया तो जाता है, लेकिन इस वजह से पूर्व ज्ञान जानना इसका उद्देश्य नहीं है। तीसरा देखिए, यह योगात्मक आकलन में सहायक होता है। योगात्मक आकलन कहने का मतलब कि जब आपका सत्र पूरा हो जाए तो उस समय जो आकलन किया जाता है, जो मुख्य परीक्षा होती है, उसे योगात्मक आकलन कहा जाता है। तो योगात्मक आकलन के दौरान पूर्व ज्ञान की परीक्षा नहीं ली जाती, बल्कि आपने इस शैक्षिक सत्र में कितना सीखा है उसका परीक्षा लिया जाता है। तो इस वजह से यह भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4, गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। श्रेणीबद्ध कहने का मतलब कि हायरार्की से जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए कि बच्चा अगर पहले गिनती सीख चुका है, तभी वो आगे पहाड़ों को समझ पाएगा। तो कहीं ना कहीं पहाड़ा तभी समझ पाएगा बच्चा जब पहले उसने गिनती सीखा है। यानी कि ये एक हायरार्की बनी हुई है कि बच्चे पहले नंबर सीखेंगे, उसके बाद से पहाड़ा सीखेंगे, उसके बाद से जोड़ पहले सीखेंगे, फिर घटाना सीखेंगे, फिर गुणा सीखेंगे और अंत में भाग सीखेंगे। तो ये हायरार्की बनी हुई है और इसी के वजह से बच्चों का पूर्व ज्ञान जानना टीचर के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 6 और 7 का योग 13 है, यह एक किसका उदाहरण है? तो ये एक साध्य प्रतिज्ञप्ति का उदाहरण है। साध्य मतलब कि जो सिद्ध हो चुका है, कि ये सिद्ध है कि 6 और 7 13 ही होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रिया के लिए कौन सा उत्तरदायी है? अपसारी चिंतन यानी कि एक तरीके से आउट ऑफ बॉक्स सोचना, ठीक है, सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ ये चिंतन है। तो इसके लिए सबसे पहले संश्लेषण किया जाता है, यानी कि आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद से विश्लेषण किया जाता है। आंकड़ों पर आधारित क्या रिजल्ट बन सकते हैं वो रिजल्ट तैयार किए जाते हैं, उसके बाद से मूल्यांकन किया जाता है, यानी जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ, आउटकम जो प्राप्त हुआ, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था 76 गुणे 32 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी निम्नलिखित विधियों का उपयोग करता है। देखिए उसने पहले क्या किया, 76 को 70 प्लस 6 कर दिया और 32 को 30 प्लस 2 कर दिया। इस प्रकार से ये वितरण विधि के माध्यम से इसने प्रश्न को सॉल्व किया है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि उपरोक्त विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला देखिए दिया गया है, अधिगमकर्ताओं में समस्या समाधान की अनौपचारिक तकनीक को हतोत्साहित करना चाहिए। अनौपचारिक तकनीक कहने का मतलब, देखिए औपचारिक तकनीक वो होता है जो कि कक्षा में टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, और अनौपचारिक कहने का मतलब कि बच्चा जो कक्षा में पढ़ाया गया है उस विधि से हल नहीं कर रहा है, और चूंकि उस विधि से हल नहीं कर रहा है इस वजह से उसको डीमोटिवेट किया जाए, उसको हतोत्साहित किया जाए ये विधि अपनाने के लिए, तो ये निगेटिव सेंस है, आपका उत्तर नहीं होगा। क्योंकि इस प्रकार से बच्चे मौलिक तरीके से नहीं सोचेंगे। अगर बार बार उनको हतोत्साहित किया गया कि आप जो टीचर ने बताया है उसी विधि से सॉल्व करिए, तो ये गलत होगा, इससे बच्चे सृजनात्मक नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो पहला विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, विद्यार्थी को गुणन का अवधारणा ज्ञान नहीं है। गुणन मतलब कि गुणा का उसको ज्ञान नहीं है, गुणा का ज्ञान नहीं होता तो वितरण के बाद से वो गुणा करके सही उत्तर निकाल रहा है, तो ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त विधि उसकी गुणन के नियमों की समझ को दर्शाती है और प्रतिबिंबित करती है। ये विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि गुणा जो है पहले, मतलब कि उसको पहले उसने वितरित किया है उसके बाद से गुणा किया है, तो ये कहीं ना कहीं उसका समझ है कि इसको इस प्रकार के विधि से भी सॉल्व किया जा सकता है, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट था और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चौथा देखिए, लिखित परीक्षा में इस विधि का प्रयोग करने पर विद्यार्थियों को 0 अंक मिलेंगे। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि आपको बच्चे की समझ का चेक करना है कि वो बच्चा कॉन्सेप्ट को समझा है या नहीं, किस विधि से उसने हल किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये भी निगेटिव का ऑप्शन था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलाप से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। पहला देखिए दिया गया है, अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना। तो सबसे पहले आप जियो बोर्ड के बारे में समझ लीजिए, जियो बोर्ड होता क्या है। तो जियो बोर्ड एक्चुअली एक लकड़ी का बना एक बोर्ड होता है जिस पर कई कील लगे होते हैं, और इन कीलों पर रबड़ बैंड या फिर धागे का इस्तेमाल करके बच्चों को खुली और बंद आकृतियों के बारे में सिखाया जाता है, यानी कि सीधे तौर पर समझिए कि उनको ज्यामिति से परिचय कराया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, रेखा जो हो गया और कोण हो गया, ये भी ज्यामिति का पार्ट है, इस वजह से आपका पॉजिटिव सेंस है। लेकिन अगर ज्यामिति या फिर चित्र वर्ड कहीं आ गया किसी ऑप्शन में, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि रेखा और कोण जो है वो ज्यामिति का पार्ट है, और चूंकि ज्यामिति अगर ऑप्शन में आता है तो वो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ। हो सकता है आगे आपको ज्यामिति वाला भी ऑप्शन मिले। दूसरा विकल्प दिया गया था, अधिगमकर्ताओं को भिन्न प्रकार के त्रिभुजों को पढ़ाना। देखिए त्रिभुज भी ज्यामिति का ही पार्ट है, इस वजह से इस पर भी मैं स्टार लगा रहा हूँ। तीसरा देखिए, अधिगमकर्ताओं को आयतन पढ़ाना। देखिए आयतन 2D इमेज के माध्यम से बच्चों में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया जा सकता, इस वजह से निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना। यही मैं बोला था कि अगर जहां भी ज्यामिति ऑप्शन आ गया विकल्प में तो वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा, क्योंकि त्रिभुज की बात की गई थी, ये ज्यामिति का ही पार्ट है। रेखा की बात की गई थी, वो ज्यामिति का पार्ट है। कोण की बात की गई थी, वो ज्यामिति का पार्ट है। अब इस वजह से ये जो ऑप्शंस थे वो एक तरीके से कम अप्रोप्रिएट हो गए, और ऑप्शन नंबर 4 मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। विकल्प 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।